AF12 हिंदी। लियोनेल गुस्से से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। चाहे वह कैप्टन सेला से कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह अपनी ताकत के बल पर जंजीरें तोड़ने की स्थिति में नहीं था। यहाँ तक कि 25वीं सदी के मिश्रधातु भी उसकी पहुंच से बाहर थे। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि यह रथ एक सी ग्रेड का खजाना था जो उसे जोन इनाम के तौर पर मिला होगा। मैं लापरवाह था। लियोनेल की निगाहें ठंडी रोशनी से चमक उठी और उसे दौड़ना जारी रखना पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कैप्टन सेला इतनी बेशर्म हो जाएगी। शायद उसे लगा होगा कि वह उसे मरवाना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा व्यवहार किया था, लेकिन इस समय लियोनेल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। स्लेयर लीजन की अक्षमता उसे उनसे और भी दूर कर रही थी। एटकेन ने गोरिल्ला के खिलाफ मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में अपनी टावर शील्ड को जमीन पर पटक दिया। अब तक उसकी टुकड़ी में सिर्फ 3 ही बचे थे, जिनमें वह खुद भी शामिल था। उसे अंदाजा था कि मदद जल्द ही आने वाली है, इसलिए वह उस जीव को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वह एक बेवकूफ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह काय नहीं था जो अपने साथियों को पीछे छोड़ गया। दुर्भाग्य से वह बहुत शक्तिशाली नहीं था। ऐसा लगता था कि उसके पास एक ऐसी क्षमता थी जो उसकी मांसपेशियों का घनत्व बढ़ा देती थी, लेकिन उसकी ताकत मुश्किल से 0.80 से ज्यादा थी। उसी समय कैप्टन सेला दौड़ते हुए आए। शापित जानवर। उसके रथ से एक और जंजीर निकली जो उस जानवर को बांधने की कोशिश कर रही थी। बेवकूफ। लियोनेल मन ही मन दहाड़ा। बदकिस्मती से अगला दृश्य बिल्कुल वैसा ही होने वाला था जैसा उसने सोचा था। जंजीर आगे की ओर घूमती हुई गोरिल्ला की मोटी बांह के चारों ओर लिपट गई, इससे पहले कि वह दस्ते पर एक और हमला कर पाता। एटकेन ने ऊपर देखा, सुखद आश्चर्य हुआ। दरअसल जब उसने लियोनेल की दयनीय हालत देखी, जिसके हाथ इस तरह बंधे हुए रथ के पीछे भागना पड़ रहा था, तो उसकी आंखों में गहरा संतोष भी झलक रहा था। हालांकि वह कुछ दूरी पर था, लियोनेल के आदेशों की गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। कैप्टन सेला द्वारा उसके इरादों का खुलासा करने के बाद वह क्रोधित क्यों न होता। दरअसल अब तक कई लोग यह मान चुके थे कि लियोनेल की आवाज में दम है और उन्होंने बहुत पहले ही उसके प्रति अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी। ये देखकर कि गोरिल्ला बंधा हुआ है, कैप्टन सेला की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी पीठ से 2 मीटर लंबी धार वाली एक चौड़ी तलवार उठाए और पूरी ताकत से वार किया। लेकिन वह एक जरूरी बात भूल गई थी। किसी को बांधने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक मजबूत लंगर हो। इस रथ की क्षमता का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका था इसकी उच्च गतिशीलता का इस्तेमाल करना। यह जंजीर एक छिपा हुआ पत्ता था जिसे सही समय पर निकाला जाता था, न कि किसी लड़ाई की शुरुआत करने के लिए। सेला लियोनेल को अचानक पकड़ने में सफल रही थी और रथ की आगे की गति के कारण उसे उस पर नियंत्रण रखने में मदद मिली। हालांकि रथ गोरिल्ला की ओर जा रहा था, उससे दूर नहीं। और अब उसने एक जंजीर निकालकर उसकी बांह पर लपेट दी थी। वह इतना आत्मविश्वास भी पा चुकी थी कि सीधा हमला कर सकती थी। लेकिन जब कैप्टन और सैनिक उत्साहित थे, तभी गोरिल्ला ने अपनी मुक्त भुजा को जमीन पर पटक दिया, पूरी ताकत से दहाड़ते हुए और अपनी बंधी हुई भुजा को ऊपर की ओर झुलाते हुए। भगवान इस पर लानत है। रथ का संतुलन बिगड़ गया और वह हवा में उछल गया तथा सेला और लियोनेल को भी अपने साथ ले गया। लियोनेल असहाय होकर रथ के पीछे पीछे चल रहा था, उसकी दोनों कलाइयां एक साथ बंधी हुई थीं। टकराना। रथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जमीन पर फिसल गया, उसकी कांस्य रोशनी कुछ मंद हो गई। गोरिल्ला अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसकी मुठ्ठियां उसकी छाती पर जोर जोर से टकरा रही थीं। आवाज बहरा कर देने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई ध्वनि तरंग उनके कानों के पर्दों को चीर रही हो। लियोनेल कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर होकर और आगे लुढ़कता चला गया। हालांकि उसकी जंजीरों वाले हार ने उस पर सीधे प्रहार झेल लिए थे, फिर भी उसके अंदरूनी अंग अभी भी झटके से हिल रहे थे। और मानो इतना ही काफी नहीं था, जिस रथ से वह बंधा था वह अब उसकी ओर लुढ़क रहा था। लियोनेल पीठ के बल लुढ़क गया और अपने दोनों पैर सामने आ रहे रथ की ओर इस उम्मीद में कर लिए कि वह उसे अपने पैरों से रोक लेगा। दुर्भाग्य से वास्तविकता उसके लिए क्रूर थी। रथ का एक किनारा जमीन में फंस गया, जिससे जमीन पर उसका फिसलना रुक गया और वह हवा में उछलकर ऊपर से उसकी ओर गिर पड़ा। लियोनेल ने मुंह बनाया। बिना कोई विकल्प दिए उसके कीमती जूते के तले पर एक हरी बत्ती जल उठी। वह जोर से जमीन पर गिरा, जिससे वह तेजी से जमीन पर फिसला और रथ की पहुंच से बाहर हो गया। आखिरकार कांसे का रथ धीरे धीरे रुक गया, लेकिन लियोनेल का चेहरा पूरी तरह उदास था। उसका क्रोध चरम पर पहुंचने ही वाला था।
लियोनेल ने अपनी कलाई की जंजीरें खींची, लेकिन वे फिर भी नहीं खुली। अगर उसके हाथ अलग अलग बंधे होते तो शायद इतना बुरा न होता, लेकिन इस तरह से बंधे होने के कारण वह भाला भी नहीं चला सकता था। और जाहिर था कि इस जानवर पर गोलियां भी काम नहीं करेगी। उसने कैप्टन सेला की ओर देखा जो दूर उतरा था। रथ कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और जाहिर था कि उसके पास उसके जितना मजबूत रक्षात्मक खजाना नहीं था। उसे बस अपनी मोटी खाल और कवच पर ही भरोसा था। जैसी कि उम्मीद थी, वह खून और बजरी से लथपथ थी। लियोनेल ने अंदाजा लगाया कि अगर यह उसकी इवॉल्वर के रूप में जागृति के कारण नहीं होता तो वह पहले ही मर चुकी होती। इस समय बाकी टुकड़ियां अभी भी कैप्टन सेला के रथ के पीछे रहकर हमला कर रही थीं। उन्होंने सब कुछ होते देखा था और वे डर के मारे गोरिल्ला की ओर देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि किसी कारण से गोरिल्ला की नजर अब सिर्फ लियोनेल पर ही थी। लियोनेल का चेहरा भयानक हो गया। क्या इस चीज ने अभी अभी मुझे बल प्रयोग करते हुए महसूस किया है? हालात बहुत बुरे हो सकते थे। उसके हाथ बंधे हुए थे, सैकड़ों पाउंड वजनी रथ उससे बंधा हुआ था, और अब ये चीज उसे जकड़े हुए थी। और मानो इतना ही काफी नहीं था। अक्षम अक्षम लोग आ रहे हैं। कैप्टन झांक दहाड़ा। जैसा कि लियोनेल ने उन्हें पहले बताया था, एक ग्रुप 2 बजे और दूसरा 11 बजे। उनके बीच 3 बी ग्रेड इनवैलिड। और अब वे सब यहाँ थे। ये वही क्षण था जब गोरिल्ला ने कई मीटर की छलांग लगाई और अपनी दोनों मुट्ठियां हवा में उठाकर लियोनेल के ऊपर एक विशाल छाया बना दी। लियोनेल ने दांत पीस लिए। उसने पहले ही तय कर लिया था, इस शापित स्लेयर लीजन का आज के बाद उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तारांकन तारांकन। दूर एक बड़ा जहाज धीरे धीरे बंदरगाह से दूर जा रहा था। लियोनेल ने उसे बंदरगाह पर कदम रखते ही पहली बार देखा था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह वहां क्यों था और ऐसा क्यों लग रहा था कि मनराते खतरों के बावजूद उसके अंदर से किसी ने कुछ नहीं किया। इस विशाल 200 मीटर लंबे लकड़ी के जहाज के डेक पर 2 व्यक्ति खड़े होकर ये दृश्य देख रहे थे। क्या हम सचमुच मदद नहीं करेंगे? उनमें से एक ने पूछा। ये समूह बहुत ही अक्षम है। अगर इन्हें आग में नहीं ढाला गया, अगर ये आज अपनी जान नहीं गंवाते, तो आगे चलकर ये अपनी जान गंवा देंगे। मेटामॉर्फोसिस से पहले हमारे निचले स्तर के सैनिकों के लिए असली युद्ध का अनुभव हासिल करने का ज्यादा मौका नहीं था, लेकिन अब हम धीरे धीरे उन्हें संयमित कर सकते हैं। स्लेयर लीजन इकाइयां सदमे में थीं। गोरिल्ला ने उन्हें अनदेखा कर दिया और उस लड़के के पीछे कूद पड़ा जिसे वे एक स्काउट के अलावा कुछ नहीं समझ रहे थे, जिसने खुद को जरूरत से ज्यादा आंका था और कैप्टन सेला को क्रोधित कर दिया था, जो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। नौसिखिया गेरोल्ट और माल्ट की तीखी चीखें लियोनेल तक पहुंची, लेकिन वे इतनी दूर थे कि कुछ मदद नहीं कर सकते थे। लियोनेल अकेला था। ठीक उसी समय एटकेन और उसके घायल दस्ते के सदस्य गोरिल्ला के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर जितनी जल्दी हो सके पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। ये साफ हो गया कि उनका उस कीचड़ भरे पानी में दोबारा उतरने का कोई इरादा नहीं था। इस समय कैप्टन सेला की जिंदगी और मौत का भी कोई अता पता नहीं था, फिर वे उस लड़के के लिए खुद को जोखिम में क्यों डालेंगे जो कुछ ही पल पहले इतना घमंडी था। 6 कैप्टनों की यूनिटों के लिए लियोनेल लगभग खत्म हो चुका था। फिर भी सिर्फ कैप्टन झांक को ही जरा भी पछतावा हुआ, जिन्होंने लियोनेल को अपनी यूनिट में शामिल किया था, और उन 4 स्क्वाड सदस्यों को भी, जिनके साथ उन्होंने पिछले 2 हफ्ते बिताए थे। फिर भी चाहकर भी उनमें से कोई कुछ नहीं कर सका। हालांकि लियोनेल, जो कि संबंधित व्यक्ति था, ठंडे भाव से ये सब देखता रहा। भागने का सही समय ढूंढते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और गोरिल्ला के हथौड़े जैसे मुक्कों की पहुंच से थोड़ा बाहर छलांग लगाए। उसने अपनी जंजीरों को जोर से खींचा, भारी रथ, और अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए जंजीर गोरिल्ला के टखनों पर से गुजरी और उसे पैरों से गिरा दिया। लियोनेल गोरिल्ला के गिरते ही उसकी पीठ की ओर कूद पड़ा और अपनी कलाइयों को बांधने वाली जंजीर को उसकी गर्दन पर लपेट दिया। उसने अपने घुटनों को जानवर की रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर दबा दिया और अपनी बाहों को जोर से पीछे खींच लिया। उसकी बाहों की नसें फूल गईं और कलाइयों पर जंजीरों के दबाव से असहनीय दर्द हो रहा था। लेकिन लियोनेल खींचता रहा, गोरिल्ला की गर्दन एक ही झटके में तोड़ देना चाहता था। रोआरारार। गोरिल्ला दहाड़ा और लियोनेल के हाथों पर झपटने की कोशिश करने लगा। लेकिन लियोनेल एक बार फिर हिल गया। उसके पैर हिले, उसने अपने घुटने गोरिल्ला की पीठ से हटा लिए और अपने पैरों के तलवों को जानवर के ट्राइसेप्स से सटा दिया। वह जोर से नीचे झुका, अपनी बाहों को ऊपर की ओर खींचा, मानो वह खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन गोरिल्ला की गर्दन में बंधी जंजीरें उसे ऐसा करने से रोक रही थीं।
ऐसा लग रहा था कि गोरिल्ला का अंत हो गया है। लियोनेल का उसकी गर्दन पर नियंत्रण लाजवाब था। अगर उसका मजबूत शरीर न होता तो उसका सिर पहले ही कट चुका होता। लेकिन उस जानवर ने हार नहीं मानी थी। लियोनेल के कानों में एक और दहाड़ गूंज उठी और उस जानवर के शरीर पर एक जानी पहचानी चांदी सी रोशनी छा गई। उसी क्षण गोरिल्ला की गर्दन का मुलायम मांस स्टील से भी ज्यादा सख्त हो गया। लियोनेल को तुरंत एहसास हो गया कि अब उसकी गर्दन तोड़ना नामुमकिन हो गया है। इस क्षमता की एक छोटी अवधि होनी चाहिए, वरना यह इस तरह चालू बंद नहीं होती। देखते हैं तुम कितनी देर टिक पाते हो। बदकिस्मती से गोरिल्ला ने लियोनेल को जरा भी वक्त नहीं दिया। जैसे ही उसे जरा सी राहत मिली, वह पीठ के बल लुढ़क गया और अपने भारी वजन से लियोनेल को कुचलने की कोशिश करने लगा। लियोनेल के पास कोई विकल्प न होने के कारण वह बस छलांग लगाकर भाग सकता था। एक सामान्य गोरिल्ला का वजन 400 पाउंड भी नहीं होता, इसलिए लियोनेल को उस जानवर से ज्यादा देर तक टिकने का पूरा भरोसा था। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि यह कोई सामान्य गोरिल्ला नहीं था। आजाद होने के बाद गोरिल्ला को अपमान का गहरा एहसास हुआ, जिसने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उन पलों में उसे मौत का बुलावा महसूस हुआ था। वह सचमुच एक नाजुक इंसान के हाथों लगभग मर ही गया था। वह उठी और लियोनेल की ओर मुट्ठियों से प्रहार करने लगी, लेकिन लियोनेल के चेहरे पर जो ठंडी चमक दिखी उससे वह कांप उठी। लियोनेल ने फिर से अपनी कलाइयों में बंधी जंजीर खींची। गुस्से में गोरिल्ला को यह एहसास ही नहीं हुआ कि जब वह लियोनेल को अपनी पीठ से उतारने के लिए लुढ़का था तो अनजाने में उसने जंजीर को अपने चारों ओर ढीला लपेट लिया था। इस बार जब लियोनेल ने खींचा तो उसे ठोकर मारना आसान नहीं रहा। इस बार उसके पैर आपस में कसकर बंधे हुए थे, जिससे वह एक बार फिर गिर पड़ा। लियोनेल ने मौके का फायदा उठाया, एक तरफ दौड़ा और 2 मीटर लंबी तलवार उठा ली, जिस पर कैप्टन सेला का नियंत्रण तब छूट गया था जब रथ उड़ गया था। उसके लिए भाला ठीक से चलाना नामुमकिन था, लेकिन इस तरह बंधे हुए हाथों से 2 हाथों वाला हथियार चलाना आसान था। जब तक उसने उसे लहराया, गोरिल्ला एक बार फिर खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग के लियोनेल पर टिकी थीं, उसकी गुर्राहट से गर्म हवा निकल रही थी और उसके तीखे नुकीले दांतों से थूक निकल रहा था। तेज धूप में उसके दांत किसी जंगली सुअर के दांतों की तरह चमक रहे थे। उनकी निगाहें हवा में टकराईं, फिर वे एक साथ आगे बढ़ गए। लियोनेल तलवार चलाना नहीं जानता था, लेकिन उस समय उसे कुल्हाड़ी चलाना भी नहीं आता था। हालांकि वह 2 बातें जरूर जानता था। पहली बात तो ये कि गोरिल्ला का हमला करने का तरीका बहुत आसान था, और दूसरी बात उसकी ढाल क्षमता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता था। और भी अच्छी बात यह थी कि इस ढाल क्षमता का अभी अभी इस्तेमाल किया गया था। लियोनेल का शरीर फुर्तीला था। उसकी चाल में सक्कुबस भाला चलाने वाली महिला की धुंधली परछाई देखी जा सकती थी। वह गोरिल्ला की मुट्ठी की सीमा से बाहर निकलकर भूत की तरह इधर उधर घूमने लगा। उसकी चौड़ी तलवार बगल में आकर आगे की ओर चमकी तथा हवा में छवियां छोड़ते हुए गोरिल्ला की भुजा पर निशाना साधा। झनकार, चांदी की रोशनी से टकराकर वह टूट जाता और वापस लौट जाता, लेकिन लियोनेल की हरकतें रुकी नहीं। वह पागलों की तरह गोरिल्ला के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और जब भी मौका मिलता चकमा देकर वार करता रहा। युद्ध के मैदान में गोरिल्ला की थकी हुई सांसें और क्रोधित दहाड़ें गूंज रही थीं। अचानक चांदी की ऊर्जा ढाल टिमटिमा उठी और लियोनेल की ठंडी, गणनात्मक निगाहें जीवंत हो उठीं, जैसे वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। चौड़ी तलवार बिल्कुल तलवार के उलट आगे की ओर चुभ रही थी। हालांकि उसके हाथ में हथियार दिन की तरह साफ दिख रहा था, फिर भी एक पल के लिए देखने वालों को लगा कि उसके हाथ में तलवार नहीं, बल्कि एक भाला है। PCHUU तलवार गोरिल्ला की गर्दन के आर पार निकल गई। उसकी धार इतनी चौड़ी थी कि गोरिल्ला की कॉलरबोन और माथा एक साथ धंस गए। धमाका, एक धीमी आवाज के साथ गोरिल्ला नीचे गिर गया और लियोनेल भावशून्य होकर उसके ऊपर खड़ा रह गया। उसके बिखरे हुए गंदे सुनहरे बाल जानवर के गिरने से आई हवा से उड़कर बहते हुए नदी की तरह लहरा रहे थे। उसकी सांसें स्थिर और धीमी थीं। अगर उसके सामने मरा हुआ गोरिल्ला न पड़ा होता तो ये कहना लगभग नामुमकिन था कि वह अभी अभी किसी युद्ध से गुजरा है। युद्ध क्षेत्र इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सबने इसे शुरू से आखिर तक देखा था, लेकिन खुद देखकर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। एटकेन के घुटने भी कांप रहे थे। आखिर उसने क्या उकसाया था? हालांकि तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। गोरिल्ला सिकुड़ने लगा। जल्द ही वहां एक नंगा आदमी के अलावा कुछ नहीं बचा, जिसकी आंखें खुली हुई थीं। आदमी, लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं।
आखिरकार उसे समझ आ गया, इस आदमी की सिल्वर शील्ड क्षमता ने इनवेलिड्स को यहाँ खींचा था। उस समय लियोनेल उलझन में था, सोच रहा था कि आखिर वे यहाँ क्यों आए थे, जबकि शब्दकोश में उसे पहले ही बताया गया था कि इनवेलिड्स किसी दूसरी जाति के जीवों का विरोध नहीं करते। क्या ये फिर से ब्रेजिंगर परिवार का आदमी है? लियोनेल ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी आंतरिक दृष्टि को पूरी तरह फैलाया। अगर शिमोन यहाँ होता तो उससे निपटने का यह एक अच्छा मौका होता। शब्दकोश के अनुसार शिमोन में जीन हेरफेर करने की एक ऐसी क्षमता थी जो एसएस ग्रेड में आती थी। संभावना थी कि यह आदमी भी उसके प्रयोगों में से एक था। बेशक ये भी संभव था कि यह गोरिल्ला रूप सिर्फ इस आदमी की क्षमता हो। आखिरकार लियोनेल हमेशा अपनी क्षमता का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब तक वह बल का इस्तेमाल नहीं करता तब तक वह कभी भी इनवेलिड्स को आकर्षित नहीं करता था। अगर उसने इस बारे में सोचा तो ये भी समझ में आया कि क्या इस आदमी का रूपांतरण उसकी क्षमता थी और चांदी की रोशनी किसी तरह की बल तकनीक थी। क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ? क्या वह इसमें शामिल नहीं है? लियोनेल ने अपना सिर उठाया और स्लेयर लीजन टुकड़ियों पर एक नजर डाली। बस इस छोटी सी हरकत से ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके सीने धड़कते दिलों से फट जाएंगे। उसी समय बी ग्रेड के खतरों के साथ इनवेलिड्स युद्ध क्षेत्र की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। लियोनेल ने गोरिल्ला को इतनी जल्दी खत्म कर दिया था कि उन्हें युद्ध को प्रभावित करने का कोई मौका ही नहीं मिला। हालांकि लियोनेल ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। क्या अब यही उसकी समस्या थी? अगर वे 3 बी ग्रेड इनवेलिड को अकेले नहीं संभाल सकते तो क्या वे खुद को विद्रोही सेना कह सकते हैं? और लियोनेल भले ही कितना भी दयालु क्यों न हो, वह इतना आसान नहीं था। कैप्टन सेला की बेतुकी हरकतें देखकर उनमें से कोई भी कुछ कहने के लिए आगे नहीं आया, उसकी मदद करना तो दूर की बात थी। लगता है मैं उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। एक ऐसा संगठन जिसने दशकों तक साम्राज्य से हारने के अलावा कुछ नहीं किया, वह क्या दे सकता है? बेहतर होगा कि मैं अपनी फोर्स क्राफ्टिंग को निखारूं और जोन्स को भी साफ कर दूं। जूनियर गवर्नर ड्यूक और ब्रेजिंगर कबीले के उस आदमी से निपटने के लिए पर्याप्त तुरुप के पत्ते इकट्ठा करने में मुझे 1 साल से ज्यादा नहीं लगेगा। फिर मैं जाकर आईना को ढूंढ सकता हूं। अपना मन बना चुके लियोनेल ने विद्रोही टुकड़ियों की चीखों को अनसुना कर दिया और उस रथ की ओर चल पड़ा जिसने उसे बांध रखा था। जल्द ही उसने सारी व्यवस्थाओं को देखा और अपने हाथों से जंजीरें खोलने के लिए जरूरी चीजें ढूंढ ली। लियोनेल ने अपनी चोट लगी कलाइयों को रगड़ते हुए आह भरी। इस बार मैं बहुत लापरवाह हो गया। अगर मैं किसी भी चीज के लिए तैयार होता तो मैं ऐसे नहीं पकड़ा जाता। आखिरकार वह बहुत अनुभवहीन था और बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया था। आत्मविश्वास होना अच्छी बात थी, लेकिन ये ज्ञान और ताकत से आना जरूरी था। लियोनेल में ताकत तो थी, लेकिन ज्ञान की कमी अभी भी थी। इस दुनिया में उसे इतनी सारी अनोखी क्षमताओं और खजानों का ध्यान रखना था कि वह अक्सर अचानक से पकड़ा जा सकता था। इससे निपटने का एकमात्र तरीका सतर्क रहना था। अगर वह सतर्क होता तो एक साधारण कैप्टन सेला उसे ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकता था। लियोनेल ने फिर से चारों ओर देखा तो विद्रोही टुकड़ियां बी ग्रेड इनवेलिड्स के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा रही थीं। कभी कभी लोगों की नजरें उसकी नजरों से मिलती, जिससे उसे अपराधबोध होता। आखिरकार वह अभी भी थोड़ा नर्म था और अपना दिल पूरी तरह से कठोर नहीं कर पाया। आखिरकार इन लोगों को कैप्टन सेला ने गुमराह कर दिया था। वह उन्हें फांसी पर नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, जो भी हो। लियोनेल ने अपने स्पेटियल ब्रेसलेट से अपना एटलेट और 3 डार्ट निकाले। बी ग्रेड के खतरों को मारना उसके लिए सांस लेने जितना आसान था। 3 इनवेलिड, 3 डार्ट, 3 थ्रो और 3 डेथ, बस इतना ही आसान था। जहां तक सी ग्रेड और उससे नीचे के इनवेलिड्स का सवाल है, इस बार उन्होंने वास्तव में इसे उन पर ही छोड़ दिया। उस समय कमजोर कैप्टन सेला को खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उनका बायां हाथ एक अजीब से कोण पर मुड़ा हुआ था और उनके चेहरे का एक हिस्सा जमीन पर घिसकता हुआ सा लग रहा था, जिससे गंभीर कट, जलन और खून के निशान पड़ गए थे। फिर भी वे खड़ी रहीं। उसे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था और अब वह गोरिल्ला को भी नहीं देख पा रही थी। उसे बस लियोनेल अपने रथ पर खड़ा दिखाई दे रहा था। सच तो यह है कि लियोनेल अब जाने की योजना बना रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी चोटों का ठीक से इलाज करने के बजाय ये कैप्टन सेला आधी मरी हालत में ही उसके साथ मुसीबत मोल लेने आ जाएगी। मेरे रथ से दूर हटो, वह गुर्राए। लियोनेल ने उसकी तरफ एक नजर डाली और कंधे उचकाकर रथ से उतरकर जाने के लिए मुड़ा।
हालांकि कैप्टन सेला की उम्मीदों के बिल्कुल उलट, उसकी मंजिल बंदरगाह नहीं थी जहां ज्यादा सुरक्षित था, बल्कि खंडहर हो चुके शहर में वापस जाना था। साफ था कि वह वहां से जाने का इरादा कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लियोनेल का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह बस चलता रहा। वह यहाँ रुकने की जहमत क्यों उठाता? ये स्लेयर लीजन तो बस एक मजाक था। उनके कैप्टन मूर्ख थे, उनकी लड़ाकू शक्ति कमजोर थी, और मानो यही काफी ना हो, उन्हें अपने ही आदमियों को निशाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अंदर से बाहर तक इस तरह सड़ता हुआ संगठन उसके प्रयासों के लायक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि धरती पर उसके लिए सचमुच कुछ बचा ही नहीं था। यह एक ऐसा विचार था जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके मन में आएगा, लेकिन अब यह विचार अंधेरी धुंधली रात में प्रकाश स्तंभ की तरह दृढ़ हो गया था। उनका अभी भी कुछ उपयोग हो सकता है, लियोनेल ने सोचा। इस बात की थोड़ी सी संभावना है कि वह आदमी उसके प्रयोगों में से एक था और उसे पता चला कि उसे इसी बंदरगाह में निकाला गया था, तो वह जांच के लिए और लोगों को भेज सकता है। उस स्थिति में मैं इस ब्रेजिंगर परिवार के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। लियोनेल की निगाहें ठंडी हो गईं। अगर वे न होते तो वह आईना से कभी अलग न हो पाता। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको लगता है कि स्लेयर लीजन एक मजाक है? आपको लगता है कि एक दिन इसमें शामिल होना और अगले दिन छोड़ देना संभव है? आप सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल सुनकर कई लोग कैप्टन सेला को अजीब नजरों से देखने लगे। उन्होंने अभी अभी एक ग्रेड खतरनाक को हाथ बांधकर मार गिराया था। फिर उन्होंने अपनी कलाई के 3 झटकों से 3 बी ग्रेड इनवैलिड को भी मार गिराया। कुछ करो, क्या यही असली मजाक नहीं था? लियोनेल के कदम रुक गए। बेशक इसका कैप्टन सेला से कोई लेना देना नहीं था। वह 10 गुना जोर से चीख सकती थी, फिर भी वह उसकी बड़बड़ाहट नहीं सुनता था। वह इसलिए रुका क्योंकि एक आदमी अचानक उसके सामने आ गया था। और हालांकि उसे पता नहीं था, ये वही आदमी था जो दूर खड़े बड़े जहाज से युद्ध देख रहा था। हालांकि लियोनेल को ये पता नहीं था, उसने अपनी आंतरिक दृष्टि से देखा था कि यह आदमी यहाँ कैसे आया। उसने नंगे पैरों से पानी की लहरों पर सवार होकर खुद को यहाँ उतारा। फिर भी ये प्रक्रिया इतनी शांत थी कि लियोनेल के अलावा किसी ने भी उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। लगता है मुझे आपको पदोन्नति देनी पड़ेगी, कैप्टन सेला। जब आपने रिपोर्ट भेजी थी कि एक रंगरूट चोरी का निमंत्रण कार्ड लेकर आया है, तो मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन लगता है आपका अंतर्ज्ञान सही था। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मुझे कभी नहीं लगता कि यह लड़का जासूस है। मुझे पता होना चाहिए था। त्रुटि की गंभीर संभावना बिना कारण के नहीं होगी। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। इस स्थिति में कुछ अजीब था। इसमें वो धार नहीं थी जो होनी चाहिए थी, या शायद कुछ और था जिसका उसे ठीक से अंदाजा नहीं था। हालांकि लियोनेल आज एक बार पहले ही पर्याप्त सावधानी न बरतने का खामियाजा भुगत चुका था। उसका इरादा दोबारा वही गलती दोहराने का नहीं था, बल्कि वह चुपचाप देखता रहा। उसकी इंद्रियां पूरी तरह तैयार थीं। वह निश्चिंत लग रहा था, लेकिन 200 मीटर के दायरे में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो उससे छूटी हो। उस आदमी की बातें सुनकर कैप्टन सेला की आंखें खुशी से चमक उठीं। एक कैप्टन होने के नाते वह जानती ही थी कि यह आदमी कौन है। अपने लिए चीजें थोड़ी आसान बनाओ, नौजवान। विरोध मत करो और मेरे साथ आओ। उद्धरण चिन्ह ... इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप सभी को साम्राज्य के खिलाफ कभी मौका नहीं मिला। 25वीं सदी में भी कुछ ऐसी आपत्तिजनक बातें थीं जो किसी को कभी नहीं कहनी चाहिए थी। नस्लीय गालियां, सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील मुहावरे, अज्ञानतापूर्ण और बेखबर बयान। हालांकि इन सब बातों के बीच शायद विद्रोहियों के बीच ऐसी बात कहना सबसे बुरी बातों में से एक था। freewebnovel.com। उस वक्त उस बेफिक्र आदमी के चेहरे पर भी, जो अभी अभी लहरों पर सवार होकर लियोनेल का रास्ता रोकने आया था, एक अजीब सी बेचैनी थी। अगर लियोनेल उस आदमी के मन की बात पढ़ पाता तो शायद उसे थोड़ा बुरा लगता। सच तो ये था कि वह आदमी लियोनेल को परेशान करने नहीं आया था। उसने ये बातें जरूर कही थीं, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए। लियोनेल के साथ ऐसा व्यवहार करने के उसके पास वाजिब कारण थे, और अगर लड़का थोड़ा भी सहयोग करे तो उसे कुछ ही पलों में कारण पता चल जाएगा। लेकिन इस लड़के को तो ये बातें कहनी ही थीं। वो इतना बेशर्म क्यों था? क्या उसे पता नहीं कि वो 200 लोगों से घिरा हुआ है? अगर वो गोरिल्ला को मार भी डाले तो इतने बड़े समूह से भिड़ते हुए उसकी जान चली जाएगी, बशर्ते कोई एक भी उसकी युद्ध शक्ति के आसपास हो। जहां तक उस आदमी की बात है, लियोनेल ज्यादा से ज्यादा उसका मुकाबला कर सकता था।
ऐसे में उनके समूह से लड़ने से उसकी मौत ही होगी। उद्धरण अरे धिक्कार है, बच्चे। अब मैं कैसे आगे बढ़ूं? अगर मैं गुस्से से जवाब नहीं दूंगा तो यहां नजर रखने वालों को शक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो हम इसे शांति से कैसे खत्म कर पाएंगे? धिक्कार है, धिक्कार है। इस समय उस आदमी को एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी थी। उसे बेहतर योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इतने कम समय में वह यही कर सकता था। अगर वह और इंतजार करता तो लियोनेल चला जाता। लियोनेल के जाने के बाद इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि दूसरे लोग उस पर चुपके से नजर नहीं रखेंगे। ऐसे में अगर वह उससे छिपकर मिलने की कोशिश करता तो यह और भी ज्यादा संदिग्ध होता। यदि किसी चमत्कार से वह लियोनेल से मिलने में सफल भी हो जाता तो भी किसी को सूचित किए बिना इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह लियोनेल को अपनी इच्छानुसार वापस ला सकेगा। यह एकदम सही मौका होना चाहिए था। उसे लियोनेल को गिरफ्तार करने में सक्षम होना चाहिए था, जबकि उसके साथ पक्षपात करना उसे नहीं करना चाहिए था। फिर वह उसे कैद कर सकता था और इस तरह लियोनेल के उनके साथ होने का एक सही बहाना पा सकता था। इस तरह विद्रोहियों पर नजर रखने वाले उन्हें और कमान केंगे, ये सोचकर कि उनके नेता बेकार हैं जो अल्पकालिक लाभ के लिए लियोनेल जैसी प्रतिभा से छुटकारा पा रहे हैं। और साथ ही वे गुप्त रूप से लियोनेल को अपनी ओर मिलाकर एक और छुपा हुआ तुरुप का पत्ता हासिल कर लेंगे। सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन ये लड़का कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास दिखा रहा था जिससे वह आदमी बेचैन हो गया। अचानक जो काम आसान होना चाहिए था वह बेहद मुश्किल हो गया और अब उसके लिए लियोनेल के साथ कोई ढिलाई नहीं बरतना था। लानत है गर्म खून वाले बच्चों और उनके अभिमान पर लानत है। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उस आदमी का चेहरा बनावटी क्रोध से भर गया। बच्चे, तुम्हारा मुंह तो बड़ा बड़ा है, वह गुर्राया। अच्छी तरह याद रखना, मैं लेफ्टिनेंट डेमियन वॉन हूँ। आज मैं तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लियोनेल की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। वह उस आदमी के मन की बात नहीं पढ़ सकता था। हालांकि उसे यह स्थिति अजीब लग रही थी, फिर भी ऐसी बातें सुनकर उसने ये पता लगाने के सारे विचार त्याग दिए कि आखिर मामला क्या है। उसके पिता न जाने कहाँ गायब हो गए थे, लेकिन इससे उस आदमी को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं मिल गया। लियोनेल का आभामंडल भारी हो गया, उसकी बाइक का चांदी का डंडा उसके हाथों में दिखाई देने लगा। डेमियन को तुरंत ही एहसास हो गया कि माहौल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कह दिया है, तब तक लियोनेल की छड़ी का कुंद सिरा उसके सामने आ चुका था। बकवास बकवास बकवास। ये रफ्तार, ये तकनीक, ये ताकत, हर एक डेमियन की उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। उसे लग रहा था मानो पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी है और वो चाहे कुछ भी कर ले, बच नहीं पाएगा। उसके मन में एक भाले की परछाई उभर आई। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, अगर यह भाला होता तो क्या मैं अब तक मर नहीं गया होता। डेमियन ने जल्दी से अपनी बाहें पार कर ली और लियोनेल के प्रहार का खामियाजा अपनी बाहों से उठाया। टकराना, बिना किसी सस्पेंस के वह उड़ गया। जब तक वह लगभग 10 मीटर पीछे नहीं हट गया, तब तक उसके नीचे की जमीन अचानक जाग गई, एक लहर की तरह आसमान में फैल गई और उसे एक मुलायम तकिए की तरह जकड़ लिया। लियोनेल की आंखें सिकुड़ गईं। लगता है उसकी क्षमता पानी पर नियंत्रण जितनी आसान नहीं है। ये तो कम से कम एस ग्रेड की शक्ति है और मुझे अब भी लगता है कि मैं इसे कम आंक रहा हूं। लियोनेल अपने भाले की जगह अपनी छड़ी का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वह खुद को अपने भाला क्षेत्र के वंश के प्रभाव से अलग करना चाहता था। उसे लग रहा था कि अपने वंश तत्व की उसकी समझ बहुत कमजोर है और यह जानने का एकमात्र तरीका कि वह किस चीज से प्रभावित है, अपनी क्षमताओं की तुलना उसके साथ और उसके बिना ही करना है। इसके अलावा उसे लग रहा था कि इस आदमी को हराने के लिए उसे अपने वंश तत्व की जरूरत नहीं है। हालांकि इस क्षमता ने उस पर काफी दबाव डाला। उसने इसकी बस एक छोटी सी झलक देखी थी, लेकिन उसे अनंत संभावनाएं दिखाई दे रही थीं। अगर यह आदमी थोड़ा भी सक्षम होता तो वह भी लियोनेल की तरह ए ग्रेड के खतरों से आसानी से निपट लेता। लियोनेल को अंदाजा नहीं था कि उस आदमी का चेहरा और भी उदास होता जा रहा था। लियोनेल की ताकत को भांपकर उसे एहसास हुआ कि उसे इस तरह अपने अंदर लेना और भी मुश्किल होगा। मानो हालात इतने बुरे ही न हों। उसकी बाहें टूट चुकी थीं। ये छोटा सा शैतान, कोई आश्चर्य नहीं कि इसने रॉयल ब्लू फोर्ट और लेउम परिवार को इस तरह शर्मिंदा किया। इस छोटे से राक्षस को किसने बनाया? डेमियन की बाहें लटकी हुई थीं। जब उसने लियोनेल को फिर से अपनी ओर आते देखा तो वह सचमुच आंसू बहाना चाहता था।
लियोनेल की गति किसी भी इंसान की सीमा से परे थी। हालांकि मार्शल आर्ट के अपने अनुभव से डेमियन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ तेज गति जितनी आसान नहीं थी। लियोनेल के कदमों की लय में कुछ अजीब था जिससे वह अपनी वास्तविक गति से भी तेज लग रहा था, मानो वह एक साथ कई असंभव कोनों से आ रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? मैं दशकों से मार्शल आर्ट में डूबा हुआ हूँ, फिर मैं किसी छोटे लड़के से मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? डेमियन मन ही मन दहाड़ा, पर उसे एहसास हुआ कि वह इसे इस तरह और इतने लंबे समय तक जारी नहीं रहने दे सकता। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि लियोनेल उसके प्रदर्शन से निराश था। मुझे अभी भी कुछ याद आ रहा है, वह इससे कहीं बेहतर थी। हालांकि जैसे ही लियोनेल के मन में ये सोच विचार आया, उसने उसे निकाल फेंका। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह गलत था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह गुस्से में था। पहले तो ये स्लेयर लीजन इतना अक्षम था कि उन्होंने उसकी योग्यता को डिग्रेड में रखा। फिर उनके एक कैप्टन ने बिना किसी कारण के उसे निशाना बनाया। और उस कैप्टन ने तो उसे मारने की कोशिश भी की थी। ये सब किसी को भी हद तक धकेलने के लिए काफी था। लेकिन मानो वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उसे पता चल जाए कि यह संगठन कितना बेकार है। ये कमीना वहां आया और उसने वास्तव में उसके पिता की जगह उसे सबक सिखाने की बात कही। पलक झपकते ही लियोनेल डेमियन के सामने प्रकट हो गया। उसका शरीर नीचे झुक गया जिससे उसके कूल्हों का सारा बल जमीन की ओर केंद्रित हो गया और वह वापस उसकी छेदने वाली छड़ की ओर उछल गया। यह आदिम पुरुष के शरीर नियंत्रण और आदिम महिला की गति का एक सुंदर समन्वय था। डेमियन पीछे गिर गया, उसके और लियोनेल के सामने पृथ्वी का एक तरल स्तंभ प्रकट हुआ। मानो इसी की उम्मीद में लियोनेल के कदम बदल गए। उसका शरीर हवा में लहराता हुआ, परछाइयां छोड़ता हुआ डेमियन की तरफ खिसक गया और पाया कि धरती की एक और दीवार उसका इंतजार कर रही है। ये दीवारें ठोस नहीं हैं। इन्हें हिलाने के लिए वह धरती की मजबूती की बलि चढ़ा रहा है। लेकिन चूंकि वह किसी पदार्थ की कठोरता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना उसमें हेरफेर नहीं कर सकता, तो वह ऐसी लहर पर कैसे सवार हो सकता है? लियोनेल डेमियन की पृथ्वी की दीवार के संपर्क में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वह बस लगातार उससे बच सकता था। कौन जाने ये डेमियन की चाल थी। अगर वह तरल प्रतीत होने वाली पृथ्वी में प्रवेश कर गया और डेमियन ने उसे ठोस बना दिया, तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। लियोनेल को ऐसा महसूस हो रहा था कि डेमियन की क्षमता से निपटने की कोशिश में उससे सिरदर्द हो रहा है। डेमियन स्वयं उससे भी अधिक दुखद स्थिति में था। उसकी बाहें इतनी नहीं टूटी थीं कि कोई सीधा टूट जाए, लेकिन कई फ्रैक्चर जरूर थे। खैर, उसकी बाहें लगभग बेकार थीं। अब अपनी बाहों की इस हालत में वह हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और अगर कर भी सकता तो भी वह लियोनेल पर बंदूक नहीं तानना चाहता था, कहीं गलती से उस बच्चे की जान न चली जाए। उसे कैसे पता था कि लियोनेल को अपने अर्धकांस्य चेन वाले हार की वजह से गोलियों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। freewebnovel.com। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं और तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन पाया कि तरल मिट्टी की एक दीवार ने उसका पीछे का रास्ता रोक रखा है। अच्छा नहीं है। उम्मीदों से बिल्कुल उलट, लियोनेल पीछे हटने के बजाय पूरी ताकत से आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। इस समय डेमियन भी अचंभित रह गया। उसने सोचा था कि लियोनेल उसकी क्षमताओं की सीमा से बचकर भागता रहेगा। हालांकि डेमियन इसे शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लियोनेल का अब भी मानना था कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें वह अपनी जान गंवा सकता था। ऐसी स्थिति में वह यह अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठाएगा कि डेमियन की सीमा कहां समाप्त होती है। अगर दायरा 10 मीटर के अंदर होता तो लियोनेल बच निकलने में कामयाब हो सकता था, लेकिन अगर दायरा 10 गुना ज्यादा होता तो लियोनेल फंस जाता और फिर उसकी जान किसी और के हाथों में होती। हालांकि अगर वह डेमियन के जितना हो सके उतना करीब होता तो वह खुद को फंसाता नहीं, है ना? इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि डेमियन के पास भागने का कोई और रास्ता नहीं होगा, लेकिन दोनों विकल्पों में से लियोनेल के गणनाशील दिमाग ने जल्दी ही यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इसमें सबसे कम जोखिम है। डेमियन की आंखें चमक उठीं। उसी क्षण जिस जमीन पर लियोनेल दौड़ रहा था, वह अचानक डूबने लगी। लेकिन जैसे कि इस संभावना के बारे में पहले से ही सोचा गया हो, लियोनेल की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। एक विचार के साथ उसके तलवे एक बार फिर हरे रंग में चमक उठे जब उसने जोर से पैर नीचे रखा, जिससे वह एक बार फिर एक और चमक गया। डेमियन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लियोनेल दलदली जमीन से क्यों बेपरवाह लग रहा था। लियोनेल ने इस बार अपने खजाने के जूते पहनने से पहले कभी ऊंची छलांग नहीं लगाई थी, इसलिए इस बार उनका असर बेहद कम था।
फिर भी डेमियन युद्ध में अनुभवी था और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। लियोनेल के उतरने की जगह का अंदाजा लगाकर तरल मिट्टी की एक और दीवार खड़ी कर दी। लेकिन लियोनेल के होंठ मुड़े हुए देखकर उसे अचानक असहजता महसूस हुई। लियोनेल, जो अभी अभी हवा में था, अपनी दिशा बिल्कुल नहीं बदल सकता था। सच कहूं तो ये नामुमकिन ही था। लेकिन उसी पल लियोनेल के दूसरे जूते से एक और हरी रोशनी चमकी और उसने अचानक एक ऐसा तीखा मोड़ लिया जो मानो भौतिकी के नियमों के विरुद्ध हो। डेमियन को ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था जब लियोनेल ने उसकी मिट्टी की दीवारों में से गोली चलाई थी। वह घबरा गया और जल्दी से उन्हें पिंजरे में बंद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लियोनेल का पैर उसकी छाती पर जोर से लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। डेमियन की नजर घूम गई और जब तक वह फिर से देख पाता, उसे लगा जैसे कोई ठंडी छड़ उसके गले पर दबाव डाल रही है। बाहर से विद्रोहियों को बस तरल धरती का एक आधा गोला ही दिखाई दे रहा था। लियोनेल और डेमियन उनकी नजर से पूरी तरह से अवरुद्ध थे, लेकिन फिर भी वे स्तब्ध रह गए। क्या वाकई दो इंसानों के बीच ऐसी लड़ाई हुई थी? भले ही यह धरती फटने और आसमान टूटने जैसा अतिशयोक्तिपूर्ण न हो, फिर भी उन्हें विस्मित करने के लिए काफी था। कैप्टन सेला को तो खास तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कोई गांठ सी जम गई हो। इस तरह की युद्ध क्षमता। डी ग्रेड। किस बेवकूफ इंजीनियर ने वो मशीन बनाई जो कहती है कि उसकी क्षमता डी ग्रेड है? रुको रुको रुको। विद्रोहियों को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि जिस लेफ्टिनेंट डेमियन का वे सब इतना सम्मान करते थे, उसने आत्मसमर्पण कर दिया होगा। लियोनेल के गले में उसकी चांदी की छड़ी और छाती पर एक पैर था। क्या उसके लिए इसके अलावा कुछ और कर पाना वाकई संभव था? लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। सबसे समझदारी की बात यही होगी कि अभी दबाव डालकर डेमियन का गला तोड़ दिया जाए, लेकिन उसकी बातें सुनकर वह झिझका। डेमियन ने राहत की सांस ली ये देखकर कि लियोनेल ने उसे तुरंत मारने की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे चीजें इस तरह से करनी पड़ी ताकि आप दूसरों की नजरों में आए बिना इसमें शामिल हो सकें। लेफ्टिनेंट स्पष्टतः अब अपनी जान से खेलना नहीं चाहता था, इसलिए वह तुरंत मुद्दे पर आ गया। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। क्या ऐसा हो सकता है कि स्लेयर लीजन उतना बेकार न हो जितना उसने सोचा था? हालांकि डेमियन को इतनी आसानी से छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसकी क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। अगर उसे इसमें थोड़ा और अनुभव होता तो लियोनेल का अंत हो जाता। इस मुठभेड़ ने लियोनेल को सचमुच क्षमताओं का खौफ सिखाया। बोलते रहो, जब तक मुझे कुछ सार्थक बात न मिल जाए, मैं तुम्हें रिहा नहीं करूंगा। तुम भी जल्दी करो। अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रुके तो मुझे मना लेने के बावजूद भी तुम्हारी योजना नाकाम हो जाएगी। डेमियन कड़वाहट से मुस्कुराया। बेशक वह समझ गया था कि लियोनेल का क्या मतलब था। अगर वे यहाँ ज्यादा देर तक रहे तो चाहे उनका पिछला व्यवहार कितना भी विश्वसनीय क्यों न रहा हो, वह संदिग्ध हो जाएगा। ऐसे में लियोनेल को साथ खेलने के लिए मनाना भी कोई मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, डेमियन ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतने समझदार हो कि समझ सकते हो कि हमें यही तरीका क्यों अपनाना चाहिए। हम जितने ज्यादा सक्षम दिखेंगे, साम्राज्य हमारी तरफ उतना ही ज्यादा ध्यान देगा और आगे चलकर हमारे जीतने की संभावना उतनी ही कम होगी। लियोनेल ने पहले ही इतना सोच लिया था, लेकिन यह उसे किसी बात पर राजी करने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या आपको लगता है कि साम्राज्य मूर्ख है? मुझे संदेह है कि वे इस बात से अनजान हैं कि यह एक दिखावा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें पता है या नहीं, वे फिर भी हमें कमतर आंकेंगे। एक अस्पष्ट खतरे को हमेशा एक ठोस खतरे से कम गंभीरता से लिया जाएगा। जब तक उन्हें हमारी गहराई का सही अंदाजा नहीं होगा, तब तक उनके लिए हमें नजरअंदाज करना आसान रहेगा। डेमियन तेजी से बोलने की कोशिश कर रहा था, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अगर वे लियोनेल को चुपके से अंदर ले जा सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं आपकी बातों से यह अनुमान लगा रहा हूं कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। क्या आप सचमुच इतने पागल नहीं थे कि मेरे द्वारा दिखाए गए छोटे से हिस्से को देखने के बाद ये स्टंट करने की कोशिश करें? डेमियन के होंठ फड़क गए। थोड़ा सा और कितना बाकी था? वह तो पहले से ही इस हालत में था। हाँ, मुझे पता है कि आप लियोनेल मोरालेस हैं और यह भी कि आप एक वेरिएंट हैं। इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि किले में क्या हुआ था। अच्छा, अब काम आसान हो गया। मैं तुम्हारी स्लेयर लीजन में शामिल होने और उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते तुम मुझे 6 महीने के अंदर रॉयल ब्लू फोर्ट को गिराने में मेरा साथ दो और इस घटिया कलाई घड़ी को उतारने में मेरी मदद करो। अगर तुम हाँ कहो तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने कैदी के रूप में ले जाने दूंगा।
डेमियन की अभिव्यक्ति बदल गई। यह मामला बहुत बड़ा था। ऐसा नहीं था कि वे किले को गिराना नहीं चाहते थे। दरअसल अगर वे थोड़ी सी भी कीमत चुकाने को तैयार होते तो लियोनेल की मदद के बिना भी किले को गिराना नामुमकिन नहीं था। असल बात यह थी कि यह इसके लायक नहीं था। स्लेयर लीजन अभी भी वास्तविक दुनिया में साहपूर्वक प्रकट होने के लिए तैयार नहीं था, तो किला उनके लिए क्या काम का था। इससे उन्हें एक गतिहीन और कमजोर लक्ष्य बनाने के अलावा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा रॉयल ब्लू प्रांत के असली ताकतवर गवर्नर ड्यूक यहां मौजूद नहीं थे। तो ज्यादा से ज्यादा आप उनके बेटे को ही हरा रहे होते, जो अभी तक पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था। यही एक और वजह थी कि यह सब करना बेकार था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लियोनेल ने भावशून्यता से कहा। लेकिन क्या सच में तुम यही सोच रहे हो? तुम इस समय गिरी हुई इमारतों के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठा करने के अभियान पर हो। क्या रॉयल ब्लू फोर्ट की तकनीक को सीधे छीन लेना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? ये शब्द सुनकर डेमियन की आंखें अचानक चमक उठीं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो ये सचमुच मुमकिन था। सच तो ये था कि इस समूह के साथ क्या करना है, इस बारे में उसे काफी आजादी थी। स्लेयर लीजन के लिए उनका महत्व बहुत ज्यादा नहीं था और वे यहाँ सिर्फ प्रशिक्षण के लिए थे और उम्मीद थी कि भविष्य में उपयोगी साबित होंगे। अगर वह किले पर हमला करना चाहता तो वह अकेले ही फैसला ले सकता था। गहरी सांस लेते हुए डेमियन की आंखें दृढ़ निश्चय से तेज हो गईं। मैं आपकी बेड़ियां हटाने का फैसला तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ और तैयारी के बाद मैं आपके साथ किले पर हमला करने के लिए राजी हो सकता हूं। लेकिन चूंकि आप इतने बड़े नाम वाले रंगरूट हैं, इसलिए आपके लिए और ज्यादा पूरी तरह से मंजूरी हासिल करना जरूरी होगा। लियोनेल कुछ देर रुका और डेमियन को गौर से देखने लगा। डेमियन खुद को सहने से नहीं रोक सका। ठीक है, मुझे आशा है कि आप अपना वादा निभाएंगे। जब लियोनेल ने आखिरकार उसकी रॉड और पैर उसके शरीर से अलग कर दिए तो डेमियन ने राहत की सांस ली। बाहर से विद्रोही काफी चिंतित थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसी बातचीत हो रही है। उनमें से हर एक को यकीन था कि धरती के उस पिंजरे में एक जबरदस्त लड़ाई चल रही है। जब तरल धरती अंततः टूटने लगी तो सभी ने अपनी सांसें रोक ली और फिर एक साथ जयकारे लगाने लगे। डेमियन सबसे आगे खड़ा था, एक हाथ में लियोनेल की छड़ी और दूसरे हाथ में तरल मिट्टी से बनी रस्सी लिए गर्व से चल रहा था। इस रस्सी के सिरे पर लियोनेल के बंधे हुए हाथ बंधे थे। वह एक कैदी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। नहीं, दरअसल गौर से देखने पर पता चला कि उसके पैर भी बंधे हुए थे। वह सिर्फ इसलिए हिल रहा था क्योंकि उनका लेफ्टिनेंट अपनी क्षमता से उसे जमीन पर घसीट रहा था। कितना जादुई था! वह उनका लेफ्टिनेंट था, वह बहुत शक्तिशाली था। कैप्टन सेला को ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई बोझ उतर गया हो और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि चूंकि उसका आधा चेहरा खून से लथपथ, जली हुई और छिलती हुई त्वचा से ढका हुआ था, इसलिए वह सामान्य से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी। डेमियन खिलखिलाकर मुस्कुराया। कैप्टन सेला, इसमें आपकी भूमिका के लिए आपको जरूर अच्छा इनाम मिलेगा। कर्नल बनना आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। कैप्टन सेला उत्साह से झूम उठी। उन्होंने ऐसा भाव बनाया जो 5 साल की बच्ची पर तो प्यारा लग सकता था, लेकिन उस पर बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा था, और फिर उन्होंने लियोनेल की तरफ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी भेजी। हालांकि लियोनेल का सिर नीचे झुका हुआ था, उसकी आंखें जमीन की ओर टिकी हुई थीं। उसके लटकते बालों के नीचे उसकी शांत, गणनापूर्ण निगाहें छिपी हुई थीं। दूर से गेरोल्ट, माल्ट, लिसा और डेवी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये जासूसी की बातें क्या हैं, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि लियोनेल ने उन सबको सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 2 बार बचाया था। पहले A ग्रेड के खतरे से और फिर 3 B ग्रेड के इनवैलिड को मार गिराकर। इसके अलावा उनकी क्षमता ने उन्हें उनके राउंड के दौरान न जाने कितनी बार बचाया था। बस बात इतनी थी कि वह इतने अच्छे थे कि उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, इसलिए उनके पास भी कोई सटीक संख्या नहीं थी। हालांकि वे बहुत कमजोर थे और उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार वे लियोनेल को बहुत कम समय से जानते थे। वे उसके लिए सब कुछ जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। और अगर उन्होंने कोशिश भी की तो आखिर वे क्या कर पाते? बेशक जिस व्यक्ति की बात हो रही थी, लियोनेल, उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह ज्यादातर समझदार इंसान था, इसलिए उसे ऐसी किसी बात से कोई शिकायत नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि उनकी दोस्ती शायद इस सतही स्तर से आगे कभी गहरी नहीं होगी। हालांकि लियोनेल इन बातों के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसे इन जटिल भावनाओं का एहसास भी नहीं था।
इस समय उसकी आंतरिक दृष्टि पूरी तरह से उस आदमी की लाश पर केंद्रित थी, जो गोरिल्ला बन चुका था और फिर वापस इंसान बन गया था। वह अपराध स्थल पर मौजूद ज्यादा से ज्यादा सुरागों की जांच कर लेना चाहता था, इससे पहले कि चीजें इधर उधर की जाएं। पूरे मामले में अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। काफी देर बाद डेमियन लियोनेल को दूर स्थित बड़े जहाज तक ले गया। वहां आश्चर्यजनक रूप से एक और आदमी इंतजार कर रहा था। आश्चर्य की बात यह नहीं थी कि वहां ऐसा कोई आदमी था, बल्कि यह थी कि वह जहाज पर सचमुच अकेला दूसरा सदस्य था। ये सही था, 200 मीटर लंबा एक जहाज जो किसी भी लग्जरी नौक से प्रतिस्पर्धा कर रहा था, केवल 2 लोगों को समायोजित कर रहा था। ये कैसे काम करता था? ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्टिनेंट डेमियन अपनी क्षमता का उपयोग करके इतने बड़े जहाज को चला सके, है ना? लियोनेल को लगा जैसे उसका दिल तेजी से धड़क रहा हो। अगर यह सच था तो इसका मतलब शायद ये था कि डेमियन के लिए धरती की बजाय पानी पर नियंत्रण रखना ज्यादा आसान था। ऐसे में अगर धरती के मन में कोई बुरे विचार आते तो लियोनेल भी कुछ खास नहीं कर पाता। हालांकि इतना सोचने के बाद भी लियोनेल शांत रहा। वजह असल में ऑक्टोपस से उसकी पिछली मुलाकात थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि समुद्र की गहराइयों में इस समय किस तरह के शक्तिशाली जीव घात लगाए बैठे हैं। 25वीं सदी में भी पृथ्वी को अपने पानी के बारे में सब कुछ पता नहीं था। अपनी सेना को छोड़ने की धमकी के चलते डेमियन शायद ही कोई जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा लियोनेल को यकीन था कि लेफ्टिनेंट ईमानदार है। लियोनेल खुद को लोगों को परखने में माहिर मानता था, यहाँ तक कि उसका अपना 1 दशक से भी ज्यादा पुराना सबसे अच्छा दोस्त भी उसे किसी नाजुक मोड़ पर बेवकूफ नहीं बना सकता था। डेमियन की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिससे वह खास तौर पर सावधान रहता था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेमियन की आवाज ने लियोनेल को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया, जबकि तरल मिट्टी लियोनेल की कलाई और टखनों के चारों ओर लिपट गई और प्लॉप की आवाज के साथ नीचे गिर गई। लेफ्टिनेंट का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी बाहें गिरकर कांपने लगीं। अब जाकर लियोनेल को याद आया कि इस आदमी की बाहों में शायद कई फ्रैक्चर थे। हैरानी की बात थी कि वह इतने लंबे समय तक ये करतब दिखा पाया था। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और मुझे ठीक करो। ये बच्चा थोड़ा शैतान है। डेमियन का अहंकार पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह बिल्कुल उस छोटे लड़के जैसा लग रहा था जो अपने बड़े भाई से शिकायत कर रहा हो। यह नज़ारा देखकर लियोनेल अवाक रह गया। इकलौता होने के बाद से ही उसे एक छोटा भाई बहन चाहिए था, लेकिन यह देखकर उसका मन कर रहा था कि अब उसे अपना इरादा बदल देना चाहिए। लियोनेल के मन में यह विचार अभी आया ही था कि उसे एहसास हुआ कि डेमियन जिस आदमी से बात कर रहा था वह असल में उससे काफी मिलता जुलता था। क्या वे सचमुच भाई हो सकते हैं? वे लगभग एक ही ऊंचाई के थे, उनकी त्वचा का रंग एक जैसा था तथा दोनों की आंखें गहरी भूरी थीं। डेमियन को शांत करने के बाद दूसरा आदमी आगे बढ़ा और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। मैं वाइस कमांडर जोसेफ वॉन हूं, आपसे मिलकर खुशी हुई। एक ही उपनाम, तो वे सचमुच भाई हैं। लियोनेल मुस्कुराया। लियोनेल मोरालेस, आखिर तुम दोनों मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं। हालांकि रॉयल ब्लू फोर्ट को हराने के लिए स्लेयर लीजन के साथ मिलकर काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक आप सबके साथ लंबे समय तक काम करने का फैसला नहीं किया है। जोसेफ ने भौहें उठाईं और अपने छोटे भाई की तरफ देखा। वे अभी अभी यहाँ आए थे, इसलिए जाहिर है उसे लियोनेल की जरूरतों के बारे में जानने का मौका नहीं मिला था। जल्द ही उसे सब कुछ पता चल गया और वह गहन चिंतन में डूब गया। उद्धरण चिन्ह ... किले को गिराना वाकई एक अच्छा मौका होगा। इसके अलावा हम कुछ नए लोगों को भी भर्ती कर पाएंगे। मुझे यकीन है कि कई आम लोग जूनियर गवर्नर ड्यूक के कार्यों से असंतुष्ट हैं। मुझे हैरानी हुई, लियोनेल ने अचानक बीच में ही टोक दिया। मुझे लगा था कि तुम दोनों को किले पर हमला करने के लिए मनाना ज्यादा मुश्किल होगा। इस कलाई घड़ी को हटाने में मेरी मदद करने की तुलना में तुम्हारे लिए इस पर राजी होना ज्यादा आसान क्यों है? जोसेफ और डेमियन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आप स्लेयर लीजन में नए हैं, लेकिन आपने शायद पहले ही देख लिया होगा कि चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे ऊपर से दिखाई देती हैं। हमारी ज्यादातर सार्वजनिक उपस्थितियां सिर्फ दिखावा होती हैं। अभी तक हम पूरी तरह से संगठित नहीं हुए हैं। लेफ्टिनेंट और उससे ऊपर के अधिकारियों को इस समय काफी आज़ादी है। आप हमें प्राचीन काल के सेनापतियों की तरह मान सकते हैं जो अपने राजा से सलाह लिए बिना ही कार्रवाई कर सकते हैं। इससे हमें ज्यादा लचीलापन और बेहतर अनुकूलन क्षमता मिलती है।
चूंकि यह क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, इसलिए किले पर हमला करना है या नहीं, ये पूरी तरह हम दोनों भाइयों पर निर्भर है। हालांकि कलाई घड़ी एक विशेष मामला है। इसे हटाने के पीछे के रहस्यों को हमारे स्लेयर लीजन के उच्चतम स्तर द्वारा कड़ाई से संरक्षित किया गया है। लियोनेल के होंठ सिकुड़ गए। क्या तुम्हें मुझे भाषण नहीं देना चाहिए कि तुम्हारा मकसद कितना नेक है और साम्राज्य के अत्याचार को खत्म करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो? तुम इतनी बेबाकी से यह क्यों उजागर कर रहे हो कि तुम इतने महत्वपूर्ण राज अपने पास छिपाए हुए हो? जोसेफ हंसा। कोई भी इतना महान नहीं है। हालांकि यह सच है कि हम साम्राज्य द्वारा अपनाए गए रास्तों से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि हमारे पास उच्च नैतिक अधिकार हैं, फिर भी हम फरिश्ते नहीं हैं। सभी संगठनों की तरह हमें भी पदानुक्रम की आवश्यकता है, हमें प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हमें अपने लोगों के लिए प्रयास करने हेतु लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यही एकमात्र रास्ता है। लियोनेल को जोसेफ का रवैया बहुत पसंद आया। उसने सोचा था कि उसे कुछ घिसे-पिटे कट्टर विद्रोही मिलेंगे जिनकी दुखद कहानियां दुनिया की सभी औरतों के आंसुओं के लायक होंगी, लेकिन जो उसे मिला वह कहीं ज्यादा असली था। हालांकि इन दोनों भाइयों ने अपने अतीत में किसी न किसी त्रासदी का सामना किया होगा, कम से कम अभी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। इतना सोचने के बाद लियोनेल ने मन ही मन सिर हिलाया। इस घड़ी को उतारने में दिक्कत सिर्फ इसकी मजबूती में नहीं थी। हालांकि इसका कपड़ा सख्त था, फिर भी कई चीजें थीं जो इसे खराब कर सकती थीं। दिक्कत यह थी कि ऐसा कुछ कैसे ढूंढा जाए जो इसे उसके हाथ और शायद उसके हाथ को भी नुकसान पहुंचाए बिना खराब कर सके। ये तो और भी मुश्किल था। ठीक है, अब बहुत हो गया। मेरे भाई ने सही फैसला लिया। किले पर कब्जा करना एक अच्छा मौका है और इससे हमें इन टूटी फूटी इमारतों को खंगालने से मिलने वाले इनाम से कहीं ज्यादा इनाम मिलेगा। लेकिन हमें अपनी टीम के बाकी सदस्यों के वापस आने का इंतजार करना होगा, तभी हम इस तरह की कोई योजना बना पाएंगे। आपकी टीम के बाकी सदस्य? लियोनेल की भौहें उत्सुकता से उठ गईं। हाँ, वे मेरे भाई और मेरी मुख्य ताकत है। उन्हें हमारे डिवीजन का असली अभिजात वर्ग माना जा सकता है। लेकिन अभी वे कई जोन में खुद को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बेशक जोन में प्रवेश को लेकर फोर्ट के साथ हमारी पहले भी कुछ झड़पें हो चुकी हैं। लियोनेल इन शब्दों को सुनकर उलझन में पड़ गया। क्या सब डायमेंशनल जोन सिर्फ जमीन पर ही होते हैं? विशाल महासागर के बारे में क्या? अगर महासागर में इतना विशाल स्थान है तो क्या जमीन पर जोन के लिए लड़ने की जरूरत थी? अब समय आ गया है कि हम रिपोर्ट करें। उन्हें आधे महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में वापस आ जाना चाहिए। उसके बाद हमें बेस पर वापस जाना होगा और अपनी प्रगति की रिपोर्ट देनी होगी, जैसा कि हम हर 6 महीने में करते हैं। आप इस मौके का इस्तेमाल हमारे बारे में थोड़ा और जानने के लिए कर सकते हैं। आप जैसे भगोड़े के लिए हम वाकई सबसे अच्छा विकल्प हैं। लियोनेल मन ही मन हंसा। ये किसी भी तरह से सबसे अच्छी और सबसे बुरी पिच मीटिंग थी जिसकी कल्पना की जा सकती थी। आखिरकार जोसेफ सही था। वह एक भगोड़ा था। उनके पास न जाकर वह और कहाँ जा सकता था। ये तो कहा। इस बीच आपको एक छोटा सा शो आयोजित करने में हमारी मदद करनी होगी। डेमियन की बातें सुनकर और उसकी शैतानी मुस्कान देखकर लियोनेल को बुरा लगा। वह ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार अपना बदला लेने के लिए बेताब हो। डेमियन ने न जाने कहां से एक कॉल निकाला। लियोनेल कांप उठा जब उसने देखा कि उसके अंदरूनी हिस्से में छिपी 2 छोटी चांदी की प्लेटों से बिजली की धाराएं निकल रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लियोनेल का जबड़ा कस गया। भाग मत छोटे बदमाश, तूने मुझे पहले भी बहुत तकलीफ दी है। डेमियन की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए आज्ञाकारी होकर एक छोटे गुलाम की तरह व्यवहार करना होगा। तुमने भी उसे देखा है ना? उससे यही सजा मिली। क्या यहाँ अकेले आना उसकी मूर्खता नहीं थी? उसने खुद को अजेय समझा होगा, लेकिन क्या लेफ्टिनेंट वॉर्नर ने उसे वैसे ही नहीं मार गिराया? अपनी आवाज थोड़ी धीमी करो। बोलने वाले ने अपने दोस्त के सिर के पिछले हिस्से पर मजाकिया तमाचा मारा। ये तो वही इंसान है जिसने अकेले ही एक ग्रेड इनवैलिड को हरा दिया। एक नजर घूरने से ही जान ले सकता है। थप्पड़ खाने वाला हंस पड़ा। मुझे मार डालोगे? उसके गले में वह चीज है। अगर उसने कोई गलत विचार भी किया होगा तो उसे बारबेक्यू चिकन में भून दिया जाएगा। इन दिनों ऐसी बातें अक्सर होती रहती थीं। जब भी कोई समूह अपने बंदरगाह के द्वार पर लगे खंभे के पास से गुजरता तो उनके मन में उस युवक की छवि उभर आती जिसे वहां पहरा देने के लिए मजबूर किया गया था। वह खंभे के ऊपर पैर क्रॉस करके खड़ा था। उसके बाल और छोटी दाढ़ी भी उतनी ही बिखरी हुई थी, जबकि उसके कपड़े भी उतने ही साधारण थे।
लेकिन अब उसकी गर्दन में एक कॉलर कसकर बंधा हुआ था जो समय समय पर बिजली के आग से झिलमिला रहा था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ! अचानक हुई एक दहाड़ ने दोनों गपशप कर रहे आदमियों को चौंका दिया और वे दूर भाग गए। गेरोल्ड के विशाल शरीर की तुलना खुद से करते हुए उन्हें पता था कि उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। गेरोल्ड ने खंभे पर बैठे युवक की ओर देखा और आह भरी। युवक को उसकी उपस्थिति का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन क्या गेरोल्ड उसे दोष दे सकता था? जो लोग बहुत ज्यादा बोलते थे उन्हें डराकर भगा देना ही वह सबसे अच्छा काम था जो वह कर सकता था। ये सही नहीं है। उनमें से किसी को भी याद नहीं कि वह शापित लेफ्टिनेंट उनकी जान बचाने के लिए आगे नहीं आया था, बल्कि लियोनेल ने आगे आकर उनकी जान बचाई थी। जब वह लियोनेल को हरा सकता था तो उसे ग्रेड के खतरे को मारने के लिए पहले क्यों नहीं आगे आया? गेरोल्ड गुस्से से आग बबूला था, लेकिन सेला, जो एक कैप्टन से ज्यादा कुछ नहीं थी, का विरोध करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। एक लेफ्टिनेंट के खिलाफ वो क्या कर सकता था? लियोनेल की ओर एक और नजर डालने के बाद गेरोल्ड मुड़ा और चला गया। खंभे के ऊपर खड़े लियोनेल को इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक तो उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि वह असल में कैदी नहीं था, ये तो बस एक दिखावा था। उसकी गर्दन पर बिजली का कॉलर भी बस एक छोटी सी चाल थी, उससे उसकी त्वचा थोड़ी सुन्न हो गई थी। और दूसरी बात, अगर वह गेरोल्ड से दोस्ताना व्यवहार करता तो शायद ये सब बेकार हो जाता। इसलिए उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। दरअसल इस समय उसकी जिंदगी काफी आरामदायक थी। वह विद्रोहियों का रक्षक कुत्ता बन गया था जो रोजाना 12 घंटे यहाँ पहरा देता था। दूसरों के लिए ये समय की पूरी बर्बादी हो सकती थी, लेकिन अपनी सपनों की दुनिया के साथ लियोनेल अभी भी आगे बढ़ सकता था। लियोनेल ने पाया कि जब वह अपने मन को साफ करने और इस तरह ध्यान करने के अलावा कुछ नहीं करता, तो उसके मन में ऐसे विचार और कल्पनाएं आती हैं जिनके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। तकनीक के इस युग में लोग अपने लिए शायद ही कभी समय निकाल पाते हैं। और यहाँ तक कि जब वह ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करता जहाँ ऐसी कोई विकर्षण नहीं था, तब भी वह लगातार सतर्क रहता था और अपने जीवन की चिंता करता रहता था। लेकिन अब वह सांस ले सकता था और आराम कर सकता था। कैदी बनने का ये पूरा नाटक बुरा नहीं था। उद्धरण ... मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? चूंकि मेटल स्पिरिट्स अपनी संक्षारक क्षमता और धातुओं को परिष्कृत करने की कला के लिए जाने जाते हैं, तो क्या मैं उस छोटे से आदमी से ये कलाई घड़ी पिघलाकर मेरे लिए नहीं बना सकता? उस वक्त तो मुझे स्लेयर लीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लियोनेल के कई क्षणिक विचारों में से एक था। दरअसल उसे लग रहा था कि वह अपने विचारों को बमुश्किल दो धाराओं में बांट सकता है, जिससे वे दो बिल्कुल अलग रास्तों पर अनुमान लगा सकें। ये लगभग दो कंप्यूटरों की कंप्यूटिंग शक्ति को मिलाकर तेजी से परिणाम प्राप्त करने जैसा था। लियोनेल ने किले की ओर भागते समय इस क्षमता को बमुश्किल ही समझा था। वह आदिमानव के युद्ध अनुभव को यथाशीघ्र आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था और उसने अपने स्वप्नलोक में 3 अनुकरण रचे थे। हालांकि तीसरा अनुकरण इतना साधारण था कि उसे एक अनुकरण कहना भी मुश्किल था। इसलिए 2 ही लियोनेल की असली सीमा थी, और फिर भी आयामी शुद्धि के सहयोग के बिना इसने उसकी आत्मा को बहुत जल्दी क्षीण कर दिया। freewebnovel.com। फिर भी लियोनेल के मन में ये बस एक क्षणिक विचार था। अभी वह उस नन्हे से बच्चे को नंगे हाथों से छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और उसके पास सिर्फ हथेलियों और उंगलियों के लिए ही सुरक्षा उपकरण थे। उसकी कलाएं अभी भी खुली हुई थी, इसलिए बिना किसी अनुभव या आश्वासन के वह अभी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दरअसल लियोनेल के मन में कई दिन पहले यही विचार आया था। अब वह जिस पर ध्यान केंद्रित कर रहा था वह बिल्कुल अलग था। मेरे 9वें नोड के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है? यदि पहले लियोनेल इस बारे में ज्यादा चिंतित नहीं था और मानता था कि उसके पास इसे समझने का समय है, तो अब वह थोड़ा चिंतित हो रहा था। पिछले 1 महीने में उसने प्रयोगशाला में अपना चौथा और 5वां नोड बना लिया था। वह कभी भी अपना 6ठा नोड भी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे प्रयोगशाला को और बल जमा करने देना था, वरना जब उसका दूसरा तारा बनाने का समय आएगा तो वह बल खत्म हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि लियोनेल को आईना द्वारा बताई गई किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। दरअसल उसकी गति इतनी तेज थी कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अगर कोई जानकार व्यक्ति उसकी प्रगति पर नजर रख रहा होता तो वे सदमे से सुन्न हो जाते। ये बताना जरूरी है कि पृथ्वी की आबादी में केवल कुछ मिलियन लोग ही बचे थे। बाकी लोग या तो पैराडाइज आइलैंड त्रासदी में मारे गए थे या विकलांग हो गए थे।
इन लोगों में आयना जैसे लोग, जिनके परिवारों ने उन्हें बल साधना तकनीकें दी, ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 थे। बाकी सभी को लियोनेल की तरह जोन में अपनी साधना खुद करनी पड़ी। अब इस पर विचार करते हुए कितने लोग एक अच्छी तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। भले ही आप इस तथ्य को एक तरफ रख दें कि लियोनेल की तकनीक चौथे आयाम में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी, और इस तथ्य पर भी ध्यान न दें कि कोई भी टियर 9 ब्लैक इनाम प्राप्त नहीं कर सकता। फिर क्या? इसका मतलब यह था कि लियोनेल की ताकत डरावनी थी। जिन लोगों के पास उसके जितने ही फोर्स नोड्स थे, वे सब मेटामॉर्फोसिस के वास्तविक रूप से अवतरित होने से बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। लेकिन अब उसकी अपनी ही गति उसके पीछे पड़ गई थी। इस गति से उसे अपना 8वां नोड बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि उसका 9वां नोड कहाँ जाना चाहिए। लियोनेल का माथा घूम गया और उसकी भौहें तन गईं। साथ ही उसकी उंगलियां अजीब अजीब मुद्रा में फैली हुई थीं, मानो अलग अलग सांपों को हिला रही हों। उनका पहला नोड उनके मस्तिष्क स्तंभ के साथ था। उनके दूसरे और तीसरे नोड उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ थे। उनके चौथे और पांचवें नोड उनके फेफड़ों की दीवारों से जुड़े हुए थे। उनकी वर्तमान योजना के अनुसार उनका छठा नोड उनके पेट से जुड़ा होगा। 7वें और 8वें नोड उनके रक्त के बहिर्गमन और अंतर्गमन को नियंत्रित करने वाले कक्षों के बीच विभाजित होंगे। इस बिंदु तक ये व्यवस्था उसके साथ लगभग 100% अनुकूल थी, और उसे लगा कि यह लगभग दोषरहित है। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे अपने साथ इतनी अनुकूलता वाला कोई 9वां नोड नहीं मिला। अगर दूसरों को लियोनेल के फोर्स नोड्स की व्यवस्था के बारे में पता होता तो वे उसे पागल कह सकते थे। ज्यादातर लोग अपनी बाहों और पैरों की ताकत बढ़ाने वाली चीजों की तलाश में रहते थे, अनिवार्य रूप से ऐसी चीजें जो उनकी युद्ध क्षमता को जितनी जल्दी हो सके सीधे बढ़ा सकें। फिर भी लियोनेल के सभी विकल्प पूरक थे, फिर भी नींव रखने के लिए बिल्कुल सही थे। रीढ़ और मस्तिष्क में नोड्स के कारण जब उसकी शक्ति सक्रिय होती थी, और निष्क्रिय रूप से भी, तो उसकी सोचने की गति और प्रतिक्रिया समय उसके साथियों की तुलना में कई गुना बेहतर होता था। उसके फेफड़ों में नोड्स ने उसकी वायुग्रहण और ऑक्सीजन निचोड़ने की क्षमता को बढ़ाया। उसके हृदय में नोड्स उसके फेफड़ों की बढ़ी हुई क्षमता को पूरी तरह से पूरक करते थे, और उसके पेट में नोड्स की तो बात ही छोड़िए। अंततः रक्त शरीर का केंद्र बिंदु था। ये तंत्रिका तंत्र के साथ साथ हर कोने से गुंथा और जुड़ा हुआ था। इसलिए लियोनेल के मन में इन दोनों तंत्रों को केंद्र मानकर अपने नोड्स बनाना ही सही था। freewebnovel.com। लेकिन अब वो उलझन में था। उसे खुद पर भी शक होने लगा था। क्या हो अगर वह शुरू से ही गलत था? उसने तो बिना किसी से सलाह लिए ही अपने नोड्स की जगहें चुननी शुरू कर दी थी। लियोनेल को हमेशा से खुद पर भरोसा था। शायद मेटामॉर्फोसिस के आने के बाद से उसने जो भी गलतियां की थीं, उन्हें देखते हुए वह थोड़ा ज्यादा ही आश्वस्त था। हालांकि उसे अब भी यकीन था कि वह कोई गलत रास्ता नहीं अपना रहा है। लियोनेल ने दूर देखने के लिए अपना सिर झट से ऊपर उठाया। वह खड़ा हो गया। एक आह भरते हुए लियोनेल खंभे से नीचे कूद पड़ा, जिससे गेरोल्ट के जाने के बाद वापस आए लोग फिर से भागकर छिप गए। कौन जाने ये लोग उसके आसपास इस तरह घूमते घूमते क्यों उठ गए थे, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनकी बातें सुन सके। लियोनेल को ऐसी किसी चीज का सामना किए हुए काफी समय हो गया था। अगर उसे ठीक से याद है तो रॉयल ब्लू एजुकेशन सिस्टम में अपने शुरुआती कुछ हफ्तों के दौरान उसे काफी नीची नजरों से देखा जाता था, क्योंकि वह एक पैराडाइज द्वीप पर रहता था। लेकिन अब तक ऐसा लग रहा था जैसे यह एक जीवनकाल पहले की बात हो। अपना चक्कर लगाने और एक बार फिर से आगे बढ़ रहे इनवेलिड्स को खत्म करने के बाद लियोनेल ने एक बार फिर भाग जाने का नाटक किया, लेकिन उसकी गर्दन के चारों ओर कॉलर के कारण उसे वापस आत्मसमर्पण करना पड़ा। आधे महीने बाद उसे इस दिनचर्या की आदत हो गई थी। वह सिर झुकाए और बालों से आंखें छिपाए बंदरगाह की ओर वापस चला गया। एक और भागने की कोशिश। लगता है मुझे इस बारे में लेफ्टिनेंट वॉर्नर से बात करनी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एक आज्ञाकारी रक्षक कुत्ता क्यों नहीं बन सकते। लियोनेल ने जब पहली बार यह आवाज सुनी तो उसे लगा कि यह किसी सम्मानित महिला कैप्टन की आवाज है। अब जब उसने यह आवाज सुनी तो उसे बस झुंझलाहट ही हुई। ये कैप्टन सेला इतनी परेशान क्यों कर रही थी, यह उसकी समझ से परे था। हालांकि उसे उसकी शक्ल देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई। आखिरकार दिखावे को बनाए रखने और शक पैदा न करने के लिए कैप्टन सेला को एक गार्ड डॉग के तौर पर उसकी जिम्मेदारियों की निगरानी का काम सौंपा गया था। हमेशा की तरह लियोनेल ने उसे अनदेखा कर दिया। किले का मामला निपट जाने के बाद उसे यहां रुकने की जरूरत नहीं रहेगी।
वह ये दिखावा कर सकता था कि डेमियन कहीं और आ गया है या वह भाग गया है। दोनों ही बातें ठीक थीं। कैप्टन सेला ने प्रसन्न मुस्कान के साथ देखा कि लियोनेल आज्ञाकारी ढंग से बंदरगाह में वापस चली गई। उसके चेहरे के एक तरफ अभी भी पिछली चोटों की पट्टियां बंधी हुई थीं, जिससे वह सामान्य से भी ज्यादा खराब दिख रही थी। एक बार जब वह गायब हो गया, अब जब उसकी 12 घंटे की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी, तो उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह उदासीन हो गई। सबसे पहले उसने सुनिश्चित किया कि अगले गार्ड अपनी ड्यूटी पर आ जाएं। लियोनेल अकेले ही आधे दिन की पहरेदारी के लिए काफी था, लेकिन जब वह ड्यूटी पर नहीं होता था तो कई दर्जन पुरुषों और महिलाओं की जरूरत होती थी। ये सब करने के बाद वह अपने क्वार्टर में वापस चली गई। अपने कमरे में वापस आकर वह आराम से लग रही थी। उसका हट्टा कट्टा शरीर अचानक अपनी चाल बदलकर एक खूबसूरत महिला की तरह हो गया, जिसके कूल्हे मटक रहे थे। लेकिन समस्या ये थी, उसके सिलहूट को देखकर देखने वालों को उसकी सराहना करने की बजाय उल्टी आने का मन करता था। फिर भी बिना किसी परवाह के वो बाथरूम की ओर चली गई और एक हल्की सी धुन गुनगुनाती रही, जबकि उसके कपड़े एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे। कुछ ही देर में एक मोटी भारी भरकम आकृति दिखाई दी। फिर भी वह उम्मीद से कहीं ज्यादा सुडौल थी। फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। कैप्टन सेला का हट्टा कट्टा शरीर बाथरूम की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब तक वह लकड़ी से उतरकर टाइलों पर पहुंची, उसका शरीर दुबला पतला हो गया था और पीछे का दृश्य इतना आकर्षक था कि नाक से खून निकलने लगा। उसके नितंबों में बिल्कुल सही मात्रा में हिलन होने लगी थी। उसकी पतली टांगें उसके कूल्हों के साथ साथ एक सम्मोहक लय में हिल रही थीं। जब वह आखिरकार पहले से बने लकड़ी की टब में लेटी तो जो नज़ारा देखने को मिला वह खून खौलने लगा। साफ पानी उसके कोमल स्तनों की सुडौलता को मुश्किल से छिपा पा रहा था। मानो ये सब काफी न रहा हो, उसने अपने चेहरे की पट्टियां उतार दी और अपनी नाजुक बनावट को उजागर किया, जिससे उसकी खूबसूरती एक धनुष की तरह उभर आई। वह वाकई एक बेमिसाल खूबसूरती थी, जिसकी बराबरी शायद ही कोई कर सके। उसी समय उसकी कलाई से हल्का सा कंपन हुआ। लेस देन रिपोर्ट करें। ग्रेटर देन। दूसरी ओर से एक आदेशात्मक स्वर आया, लेकिन ध्वनि तरंगे इतनी अनोखी थीं कि कैप्टन सेला के अलावा कोई भी उन्हें सुन नहीं सका। उद्धरण चिन्ह ... सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे जल्द ही पदोन्नति मिल जाएगी। अपनी सामान्य रिपोर्ट देने के बाद कैप्टन सेला ने इन शब्दों के साथ अपनी रिपोर्ट समाप्त की। दूसरी ओर एक लंबा विराम था। लेस देन, क्या आपको इस सब में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही है? ग्रेटर देन। कैप्टन सेला ने कंधे उचका दिए। कोई बात नहीं। अगर यह सब एक चाल भी है तो भी वे मुझे उचित इनाम देंगे ताकि मैं लियोनेल मोरालेस की रक्षा करता रहूं। तब तक मैं अपनी कुछ असली क्षमताएं दिखाना शुरू कर दूंगा और वे मुझे दूसरे कारणों से पहचान लेंगे। मुझे कैप्टन बनने में दशकों लग गए, लेकिन अब मैं कर्नल बन सकता हूं। अगर यह सिर्फ एक चाल है तो किसे फर्क पड़ता है? आवाज एक बार फिर काफी देर तक खामोश रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद साफ हो गया कि उस व्यक्ति ने फोन काट दिया है। कैप्टन सेला मुस्कुराते हुए लेटी हुई थी, उनके होठों पर एक शैतानी सुंदर कल था। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। खैर, मैं भी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूं, उसने हल्की हंसी के साथ कहा। अगर लियोनेल यहां होता तो उसे आखिरकार याद आ जाता कि आखिर उसे कैप्टन सेला की जानी पहचानी खुशबू क्यों आ रही थी। क्योंकि टब में बैठी दुबली पतली महिला वही सेक्रेटरी मार्क्वेसेट मैया थी जिससे वह रॉयल ब्लू फोर्ट में मिला था। एक और आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। आखिरकार टीम के साथी डेमियन और उनके भाई जोसेफ, जिनके बारे में पहले बताया गया था, वापस आ गए, जिससे खाली 200 मीटर लंबी लकड़ी की नौक और भी ज्यादा जीवंत हो गई। लियोनेल का इन लोगों से ज्यादा मेलजोल नहीं था। हालांकि डेमियन और जोसेफ उन पर अपनी जान का भरोसा जताते थे, लेकिन जितने कम लोग राज जानते थे उतना ही अच्छा था। नतीजतन लियोनेल नाव के सबसे निचले तल पर एक कमरे में ही रहा और बाहर नहीं गया। जाहिर है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी गई थी। जोसेफ ने कहा था कि उसके जैसे उच्च स्तरीय भर्ती को एक गहन स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि लियोनेल ने कुछ समय पहले ही समझ लिया था कि यह जांच प्रक्रिया साम्राज्य द्वारा उसके सभी रहस्यों और खजानों को चिन्हित करने से ज्यादा अलग नहीं थी। लियोनेल ने जो देखा था उससे स्लेयर लीजन और असेंशन साम्राज्य में वास्तव में कोई खास अंतर नहीं था। बस एक दूसरे से कमजोर था, या ऐसा ही प्रतीत होता था। ये जानते हुए भी लियोनेल ने साथ दिया। वह स्लेयर लीजन के बारे में और जानने के लिए वाकई उत्सुक था।
आयना ने कहा था कि भविष्य की सफलता अतीत को प्रभावित कर सकती है, तो कौन जाने। अगर स्लेयर लीजन को अपने प्रयासों में थोड़ी बहुत सफलता मिल गई, तो हो सकता है कि वे उसे अभी कुछ लाभ पहुंचा सकें। किसी भी तरह लियोनेल को लगा कि उसे दुनिया को और देखना चाहिए। उसके 9वें नोड की समस्या उसके दिमाग पर हावी हो रही थी। हालांकि वह जानता था कि विकास पूरा करना और चौथा आयामीय शरीर प्राप्त करना सिर्फ एक बल नोड से ही संभव है, फिर भी वह स्पष्ट रूप से सभी 9 नोड के साथ सफल होना चाहता था। इस तरह डेमियन और जोसेफ अलग हो गए। जोसेफ अपने छोटे रंगरूटों की निगरानी के लिए पीछे रह गया, जबकि डेमियन उन्हें उस जगह ले गया जिसे वह अपना चेक पॉइंट कहता था। डेमियन के अनुसार ये चेक पॉइंट हर 6 महीने में बदलता था और एक तैरता हुआ सैन्य अड्डा था। उनके क्षेत्र के सभी सैनिक वहां इकट्ठा होते थे। चूंकि रॉयल ब्लू प्रांत सभी प्रांतों में तीसरे स्थान पर था, इसलिए इस सेक्टर में कई बड़े अधिकारी तैनात थे। इसके अलावा स्लेयर लीजन स्पष्ट कारणों से कई गुना ज्यादा अराजक था, इसलिए डेमियन ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी। फिर भी चेक पॉइंट तक पहुंचने में अभी कई दिन और लगेंगे, इसलिए लियोनेल इस समय इन बातों के बारे में नहीं सोच रहा था, बल्कि वह एक बार फिर खंडित घन में प्रवेश कर चुका था और अंततः अपना छठा नोड बना रहा था। लियोनेल के शरीर में शक्ति के प्रचंड भंवर उमड़ पड़े। वह एक अथाह गड्ढे की तरह था जो उस शक्ति को निगल रहा था जो बिना किसी भंडार के पूरे 1 महीने से जमा हो रही थी। पहले की तरह ही उनका छठा नोड केवल आधे घंटे में ही बन गया, जिसके बाद व्यापक परिवर्तनों ने उनके इथेरियल ग्लेबेला को जकड़ लिया, जिससे एक दूसरा तारा बना जो पहले तारे के समान ही चमकीला था। लियोनेल का शरीर ऐंठ गया और कांपने लगा। अगर गौर से देखा जाए तो उसकी त्वचा के नीचे मांसपेशियों के रेशे हिलते हुए एक अंतहीन चक्र में बार बार उभरे और सिकुड़े हुए दिखाई दे सकते थे। आयामी शुद्धि के निर्माता के अनुसार एक सितारा संविधान का निर्माण आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए पर्याप्त था। इसके निर्माण के बाद लियोनेल के शरीर की अशुद्धियां भारी मात्रा में बाहर निकल गईं। इस प्रक्रिया ने तीसरे आयाम के शरीर की अधिकांश बेड़ियां बाहर निकाल दी। जब तक ये चरण पूरा नहीं हो जाता, तब तक चौथे आयाम का शरीर बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि आखिरकार ये तो बस पहला कदम था। दरअसल इसका प्रभाव तीनों तारों में सबसे छोटा माना जा सकता है और इसके पीछे ठोस कारण भी है। दूसरा तारा सचमुच एक नया रूप था। हालांकि दर्द लियोनेल के पहले नोड के निर्माण से भी ज्यादा था, लेकिन इसके फायदे अनगिनत गुना ज्यादा थे। सिर्फ लियोनेल की मांसपेशी के तंतु ही नहीं टूट रहे थे, फिर से बन रहे थे और खुद ही सघन हो रहे थे, बल्कि उसकी हड्डियां और अंदरूनी अंग भी टूट रहे थे। जैसे ही लियोनेल ने अपना जबड़ा भींचा, उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। ये प्रक्रिया जितनी देर चलती रही, उसकी त्वचा की चमक उतनी ही बढ़ती गई। वह किसी देवता जैसा लग रहा था जो किसी ऊंची दुनिया से उतरकर अपना आशीर्वाद देने आया हो। लियोनेल के बाल एक बार फिर झड़ गए क्योंकि उसकी त्वचा की परतें उतरने लगीं, लेकिन इस बार वे बहुत तेजी से वापस हो गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी हथौड़े से टूट रहा हो और किसी बादल पर तैर रहा हो। इन दो विपरीत भावनाओं ने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, मानो उसका दिमाग किसी भी क्षण गायब हो सकता है। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जैसे वंशकारक जितनी देर तक चेतना में रहता है उतने ही ज्यादा लाभ देता है, वैसे ही दूसरे तारे का निर्माण भी होगा। लियोनेल इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। किसी कारण से वह अभी भी अपनी भाला शक्ति को जागृत करने में असफल रहा था, और उसे अभी तक अपनी धातु समन्वय वंश को भी जागृत करना था। अंततः अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए उसके पास केवल उसके बलग्रंथ और उसकी संरचना ही एकमात्र विकल्प थी, और उन्होंने निश्चित रूप से उसे निराश नहीं किया। लियोनेल को लगा कि न सिर्फ उसका शरीर, बल्कि उसकी आंतरिक दृष्टि और उसकी क्षमता भी कई गुना मजबूत हो रही है। पहले उसकी आंतरिक दृष्टि का तीक्ष्णता क्षेत्र सिर्फ 200 मीटर था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह तेजी से दोगुना हो रहा है। साथ ही उसने महसूस किया कि उसका स्वप्नलोक भी तीक्ष्ण होता जा रहा है और वह बिना परीक्षण किए भी बता सकता था कि उसके सिमुलेशन कुछ डिग्री ज्यादा सटीक होंगे। लियोनेल को एक बार फिर अपनी क्षमता की असीम क्षमता का एहसास हो गया। भले ही यह डेमियन जितनी चमकदार न हो, लेकिन अगर वह इसका सही इस्तेमाल करे तो उसकी कोई सीमा नहीं थी। आधे दिन से भी ज्यादा समय बाद लियोनेल ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसका शरीर सिर से पांव तक पसीने से लथपथ था। हालात इतने बुरे थे कि उसके नीचे एक उथला गड्ढा भी था। हालांकि उसकी सांसें तेज थीं, उसकी आंखें 2 लालटेनों की तरह चमक रही थीं, उसके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास पनप रहा था। लियोनेल मोरालेस
शक्ति 1.99, गति 1.78, चपलता 1.83, समन्वय 2.01, सहनशक्ति 2.13, जोड़ 0.050, प्रतिक्रियाएं 2.03, आत्मा 2.32, बल 0.60। लियोनेल के नए आंकड़े देखकर वह अवाक रह गया। आखिर यह कैसी ताकत थी? मेरी क्षमता को स्कैन करें। गुनगुनाहट। विकास चरण टियर 3 कांस्य। विकास प्रकार संवेदी। विकास स्वप्न लोक, स्वप्न मूर्ति। स्वप्न जगत मन में निर्मित एक आभासी दुनिया जो एक निश्चित सीमा तक सटीकता के साथ वास्तविक दुनिया का अनुकरण करने में सक्षम है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ड्रीम स्कल्प्ट 100% सटीकता के साथ एक परिपूर्ण, अपरिवर्तनीय और अविस्मरणीय स्मृति खंड बनाने की क्षमता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लियोनेल की आंखें चौड़ी हो गईं। पहले मेरी योग्यता क्वासी ब्रॉन्ज थी, लेकिन अब ये टियर 3 ब्रॉन्ज है। हालांकि लियोनेल को इस नई विश्व व्यवस्था के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि उनके आयामी ग्रेड से बढ़कर कोई क्षमता होना हास्यास्पद है। याद रखना जरूरी था कि ब्लैक ग्रेड चौथे आयाम को दिया गया था। यही कारण था कि उच्च स्तरीय क्षमताएं युद्धों को इतना जोरदार तरीके से प्रभावित कर सकती थीं, खासकर तब जब पृथ्वी अभी भी एक छद्म चौथे आयाम वाली दुनिया थी। लियोनेल के पास 5वें आयाम के बराबर की क्षमता थी। बेशक 5वें आयाम में इसे अभी भी बहुत कम दर्जा दिया गया था, लेकिन छद्म चौथे आयाम पर इसके प्रभाव की कल्पना की जा सकती थी। इस बाधा को पार करने के बाद लियोनेल को यकीन हो गया कि अब उसके सभी सिमुलेशन 90% से ऊपर होंगे। लियोनेल की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। अभी वह अपने सुधार पर आश्चर्यचकित होना भी पूरा नहीं कर पाया था कि उसे अपने हाथों में कुछ महसूस हुआ। वह उन्नत ग्रेड 1 पदनाम तक पहुंच गया था। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। लाइब्रेरी